हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। जिन भी लोगों का एग्जाम मई 20 और जून 20 में है, जिस भी कोर्स से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए वीडियो सूटेबल है। अगर आपका एग्जाम नवंबर सेशन या दिसंबर सेशन 2020 है तो ये वीडियो आपको नहीं देखनी चाहिए। हिंदुस्तान में बोनस को लेकर कानून बदल चुका है, लेकिन इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी कोई गाइडलाइन ना आने की वजह से वी ऑल आर अज्यूमिंग एंड we all are actually working upon the old chapters only। ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 है, ये अब कोड ऑन वेजेस 2020 में मर्ज हो चुका है। आपको ज्यादा समझने की वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा डिटेल में समझने की कि क्या हुआ है भारत में और क्या बदला है। आप सिर्फ इतना समझिए कि जो बोनस नाम का चैप्टर आज आप पढ़ रहे हैं, ये जून वालों को पढ़ना है और दिसंबर वालों को नहीं पढ़ना। आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस। अब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट शुरू करते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में सबसे पहली चीज ये कि बोनस होता क्या है। अब अगर आप बोनस का मतलब देखने की कोशिश करेंगे तो बोनस का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा आपको प्राप्त हुई, मतलब वो सैलरी के अलावा प्राप्त हुआ तो वो मॉनेटरी बोनस है। आप कोई भी चीज जितना एंटाइटलमेंट आपका है, आपके काम के बदले जो रेम्युनरेशन मिलना चाहिए था, उसके अलावा जो आपको प्राप्त हुआ, बस वो बोनस है। अब अगर बोनस को लीगल डेफिनेशंस में पुट करके देखें तो आपने देखा यहां बोनस के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। बोनस कैन बी स्टैट्यूटरी बोनस एंड बोनस कैन बी अ वॉलंटरी बोनस। स्टैट्यूटरी का मतलब आपको पता होगा, लीगली तौर पर कंपलसरी। तो जो बोनस लीगल तौर पर कंपलसरी होता है उसे स्टैट्यूटरी बोनस बोलते हैं। और अगर एम्प्लॉयर अपने मन से कोई भी बोनस का पेमेंट अपने एम्प्लॉइज को कर दे, वो दिवाली पे, ईद पे, दशहरे पे, नए साल पे, किसी भी त्योहार पर अपनी खुशी में कुछ भी वो बांटे, वो वॉलंटरी बोनस है। तो किसी भी फेस्टिवल वाले बोनस के बारे में ये चैप्टर नहीं है दोस्तों। ये केवल एक ऐसा बोनस है जो कानून में कंपलसरी है। देयर आर एम्प्लॉयर्स हु हैव टू पे बोनस टू देयर एम्प्लॉइज। तो जब हम स्टैट्यूटरी बोनस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम कंपलसरी बोनस। ये देना ही पड़ता है। मतलब ये ऐसा बोनस है कि एम्प्लॉय केस कर सकते हैं एम्प्लॉयर पर अगर वो बोनस नहीं मिलेगा तो। आइए, सेकंड पॉइंट लिखा है, एम्प्लॉयर विल हैव टू पे सम बोनस एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो वो सम बोनस कितना बोनस है वो अभी देखेंगे, लेकिन आप ये याद रखो कि जो बोनस इस चैप्टर में है वो किसी फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है। इट डजंट मैटर वेदर द फेस्टिवल बोनस इज पेड और नॉट पेड, बोनस एज पर दिस एक्ट इज कंपलसरी। उनका कहने का मतलब है, लॉ मेकर्स ने ये बोला कि अगर आप दिवाली और ईद पर अपने एम्प्लॉइज को कुछ पेमेंट करते हैं तो कानून में नहीं लिखा हम धर्मनिरपेक्ष भारत है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल पर बोनस पे नहीं हो सकता। वो लक बाई चांस है कि बोनस की ड्यू डेट जो लीगल ड्यू डेट है वो दिवाली के आसपास पड़ती है, तो ऐसा एक प्रचलन हो गया है कि दिवाली पे बोनस बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द फेस्टिवल बोनस। हम जो लीगल बोनस पढ़ रहे हैं, मैंने बोला उसकी डेट जो अभी आप पढ़ेंगे वो और दिवाली लगभग आसपास बैठते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे दिवाली बोनस इज कंपलसरी बोनस। सो दिस इज नॉट द फैक्ट। द बोनस विच इज कंपलसरी इज नॉट कॉल्ड फेस्टिवल बोनस, दैट इज अ स्टैट्यूटरी बोनस। ये जो स्टैट्यूटरी बोनस है यहां लिखा है, इज बेस्ड अपॉन प्रॉफिट्स बट इट इज कंपलसरी इवन इफ द प्रॉफिट्स आर नॉट देयर। ये बड़ी अजीब सी बात है भाई, जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, लाभ ही नहीं हो रहा, तो सैलरी तो दे नहीं पा रहे, प्रॉफिट में से बोनस कैसे देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। अगर इस साल प्रॉफिट नहीं है तो आप एम्प्लॉय को बोनस के लिए पेमेंट को डेफर कर दो, अगले साल आप डबल बोनस दे देना, पिछले साल वाला भी इस साल वाला भी, लेकिन बोनस का पेमेंट कंपलसरी है। हमारे इस लॉ में, इस चैप्टर में एक मिनिमम बोनस का टॉपिक आएगा कि आपको कम से कम इतने रुपए का बोनस तो देना ही पड़ेगा। तो जब इतने रुपए का बोनस आपको कम से कम देना पड़ेगा तो वो बोनस तो प्रॉफिट हो तब भी देना है, नहीं प्रॉफिट हो तब भी देना है। बस मैक्सिमम जो हेल्प होती है वो ये कि इस साल का बोनस एक्यूमुलेट हो जाएगा, अगले साल जब प्रॉफिट होगा तब पे कर देना, बट बोनस इज कंपलसरी। अब यहां पर लिखा है, इट अप्लाइज ऑन द होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आप सभी लोगों को पता होगा कि अब जम्मू कश्मीर हैज लॉस्ट इट्स स्पेशल स्टेटस, तो आप इस एक्सक्लूडिंग को इंक्लूडिंग कर सकते हैं। और आपको एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग लिखने की भी वैसे कोई जरूरत नहीं है।
अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट या कोई भी कानून कहां अप्लाई होता है, तो आप बस ये लिखिए इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। पहले तो ये ट्रबल थी कि कुछ कानून जम्मू कश्मीर में अप्लाई होते थे, कुछ कानून अप्लाई नहीं होते, लेकिन अब तो हर कानून जम्मू कश्मीर में अप्लाई होगा। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है इट अप्लाइज ऑन द होल ऑफ इंडिया, और अगर आप आगे ऐड करना चाहें तो इट विल बी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब ये लाइन अगला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू कैन मार्क डाउन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको ये बताएगा कि बोनस कहां कहां मिलता है। मतलब अगर आप हिंदुस्तान में काम करने वाले हर वर्कर से पूछें कि वो कहां काम करता है, तो कुछ फैक्ट्रीज, कुछ वर्कर्स ऑफिसेस, कुछ शॉप्स, कुछ रेस्टोरेंट्स, अलग अलग जगह वो काम करते हैं। जहां भी वो काम करते हैं वहां पे वो एक्सपेक्ट करते होंगे कि उनको बोनस मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कानूनन जरूरी नहीं है कि सब जगह बोनस बटे। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें लिखा है कि बोनस की एप्लीकेबिलिटी कहां कहां है। अगर एक एम्प्लॉय वहां काम नहीं करता जो हमारी लिस्ट में एप्लीकेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये उसकी ऐसी कोइंसिडेंटल केस बना जिसमें उसे बोनस नहीं मिल सकता कानूनन। तो कहां कहां बोनस मिलता है देखें। पहला, एवरी फैक्ट्री। फैक्ट्री की डेफिनेशन आपको फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में मिलेगी। अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की डेफिनेशन को यहां डिस्कस करेंगे तो फिर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में क्या होगा उसको वहीं समझ लेते हैं। लेकिन आप बस ये समझो कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को फैक्ट्री माना जाए उस ऑर्गेनाइजेशन पे बोनस लगेगा। हमें नंबर ऑफ वर्कर्स काउंट नहीं करने के, वहां 20 है कि 50 है कि 500 है। अगर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की शर्तों के मुताबिक कोई ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री है तो बस उसके ऊपर बोनस है। दूसरा, एनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों फैक्ट्री नहीं है, कोई और है, कुछ भी काम करती है, लेकिन वहां कितने लोगों ने चाहिए, 20 और मोर वर्कर्स वर्क ऑन एनी डे ड्यूरिंग द ईयर। मतलब अगर पूरे 365 दिन में एक दिन भी ऐसा हुआ कि आपके रोल पे, आपके अटेंडेंस रजिस्टर में 20 वर्कर हो गए, तो बस बोनस एक्ट लग गया आपके ऊपर। तो आपने दो लाइनें पहले सुनी, अब इसी को नहीं देखना। एक, फैक्ट्री होना चाहिए जहां नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रेंड्स नहीं गिनने आपने, और दूसरा, एनी ऑर्गेनाइजेशन जहां वर्कर्स गिनने, अगर वो 20 हो गए तो बस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वहां लग गया, राइट। अब ये जो लाइन है अगले पेज पर पहली, वो लाइन बहुत कीमती है। वो कहता है अगर एक्ट इज वंस अप्लीकेबल, अगर बोनस का कानून एक बार अप्लाई हो गया तो वो लगा ही रहेगा। कभी भी बोनस का कानून आपकी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हट सकता। क्यों? अभी तो जब 20 वर्कर थे तब लग रहा था, अब कल को 20 से कम हो जाए तब भी लगा रहेगा। जी हां, अगर जिंदगी में एक दिन आपकी संस्था में 20 वर्कर हो गए तो बस बोनस नाम का देवता चिपक गया आपकी संस्था से। कल को 19 हो या 9, बोनस लगा रहेगा, इवन इफ नंबर ऑफ वर्कर्स फॉल बिलो 20। तो आपको यह याद रखना है कि लेबर लॉ बिल्कुल ऐसा कानून होता है, वंस अप्लीकेबल ऑलवेज अप्लीकेबल फॉर एवर। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक बार लगने के बाद वो वापस हट सके। नहीं तो इस साल 20 हुए तो लग गया, फिर अगले साल 19 हो गए तो हट गया, फिर अगले साल 20 हो गए तो लग गया। ऐसे नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मोर देन 1 यूनिट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा यूनिट है, मतलब कई ब्रांचेस हैं, कई डिपार्टमेंट्स हैं, कई डिविजन्स हैं, तो उन सभी को जोड़ा जाएगा, shall be counted as part of the same establishment. Obviously, suppose Bata has 1000 showrooms and shops across India, तो उन 1000 शोरूम्स को जोड़िए, पहले उनके सारे वर्कर्स ऐड करिए, तब आप नंबर ऑफ वर्कर्स की काउंटिंग कर पाएंगे। आपको अलग अलग ब्रांचेस में नहीं जोड़ने हैं कि एक कंपनी के 15 ऑफिसेज हैं तो अलग अलग ऑफिस में कितना वर्कर है। मान लीजिए एक भी ऑफिस में 20 वर्कर नहीं हो रहा तो आप तो बोनस हटवा दोगे। ऐसे नहीं करना दोस्तों, सारी ब्रांचेस जोड़ो, उसके बाद चेक करो कि 20 वर्कर हो रहे कि नहीं हो रहे। अब अगर 20 वर्कर हो रहे तब बोनस लगेगा, और पिछला रूल याद है, अगर एक बार 20 हो गए तो बस वो हमेशा के लिए हो गए, फिर वो कभी भी आपके पास से नहीं हट सकता, राइट। नाउ ये एक वर्ड आपने सुना होगा, एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। बहुत ज्यादा आप सुनते होंगे टैक्स में ये शब्द कि कहां कहां जीएसटी की एग्जेम्पशन है, कहां कहां इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन है। तो आज आप पढ़ेंगे बोनस में कहां कहां एग्जेम्पशन है। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव बीन स्पेसिफाइड एंड स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय द एक्ट। नीचे दी गई संस्थाओं में दोस्तों आपको 20 या कितने भी वर्कर्स की गिनती करनी ही नहीं। नीचे जितने भी वर्कर्स, जितने भी नाम लिखे ऑर्गेनाइजेशंस के,
वो सभी बोनस एक्ट से माफ हैं। इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स आर 20 और मोर, दे आर एग्जेम्प्टेड बाय लॉ। तो ऐसा क्यों हुआ? वैसे नीचे दी गई ऑर्गेनाइजेशंस पे बोनस क्यों नहीं लगता? क्योंकि दोस्तों जो नीचे दी गई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक अलग कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। मतलब आपने देखा होगा सीएमए इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो किसी विशेष एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होते हैं। तो जैसे सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, आईसीएसआई, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये सब अलग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत बनते हैं। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों अलग एक्ट के अंदर बनी होती हैं, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बोनस का कानून अप्लाई नहीं होता। तो आइए देखें, ये जो लिस्ट है ये वो लिस्ट है जो स्टडी मटेरियल में भी है और लॉ में भी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तो वैसे भी सिविलियन लॉ से बाहर हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है ये, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब आपको लग रहा होगा इनको बोनस तो मिलता है, तो दोस्तों वो सरकार की अपनी इच्छा है कि वो बोनस दे रही है। मान लो आने वाले कल में इनको बोनस नहीं दिया जाए तो ये हक के रूप में मांग नहीं सकते। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर नहीं लगता। लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉइज, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, सभी यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंस्टीट्यूशंस वर्किंग नॉट फॉर प्रॉफिट, employees of building contractor, Reserve Bank of India, IFCI, Industrial Financial Corporation of India, State Financial Corporation, Agricultural Refinance Corporation, UTI, IDBI। और दोस्तों IDBI is different, IDBI bank is different, okay? Industrial Development Bank of India is a development financial institution. IDBI bank is a normal retail banking organization. इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, और देखा आपने कि कोई भी और संस्था जो भी स्पेसिफाइड होगी, जो भी अलग एक्ट में रजिस्टर होगी, उसके ऊपर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट नहीं लगेगा। अब आइए पढ़ते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर भी आप निशान लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको याद दिलाऊं कि ये दूसरा टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि बोनस किस कंपनी में मिलेगा, कहां पे नहीं मिलेगा, किस ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल आर नॉट कवर्ड इन बोनस एक्ट। उसी प्रकार दिस इज एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, के कहां पर बोनस एलिजिबिलिटी है, कहां पर बोनस एलिजिबिलिटी नहीं है। देयर मस्ट बी कंप्लायंस ऑफ टू कंडीशंस। ये जो दो शर्तें हैं दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है कि एक कंडीशन तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी, दूसरी कंडीशन में आपको लगेगा कि शायद है कुछ और आप पढ़ कुछ और रहे। जो वर्कर दो कंडीशंस पूरी कर देगा केवल उसी को बोनस की एलिजिबिलिटी है। अगर ये दोनों शर्तों में से एक कंडीशन भी रह गई तो आपको बोनस प्राप्त नहीं होने वाला। देयर मस्ट बी कंप्लायंस ऑफ टू कंडीशंस विदाउट विच एम्प्लॉय इज नॉट एलिजिबल। तो ये जो दोस्तों एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि पहली शर्त तो ये है कि आप ऐसी जगह काम करें जहां बोनस अप्लाई होता है। मतलब अगर आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करा जो ना तो फैक्ट्री है और ना वहां 20 वर्कर हैं, जैसा कि आपने पिछले इंपॉर्टेंट टॉपिक में सुना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे बोनस नहीं लगता। तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लगता तो आपके ऊपर कैसे लगेगा। सेकंड स्टेप आया कि मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे तो लगता है, लेकिन आपके यहां जितने वर्कर्स काम करते हैं उन सभी वर्कर्स को भी ये दो शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको बोनस की एलिजिबिलिटी मिलेगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात, मिनिमम अटेंडेंस। कम से कम अटेंडेंस जो आपको करनी होगी वो है 30 डेज। और जो 30 डेज है वो आप सोच रहे होंगे इन अ मंथ होगा। नो दोस्तों, 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो आपको लगा होगा कि भाई एक पूरे वर्ष में 30 दिन कौन आता है, 30 दिन तो हर कोई आ जाएगा। दोस्तों ये आपकी सोच बिल्कुल ठीक है कि शायद ये मंथ हो सकता था, ये मंथ नहीं ईयर ही है। रूल असल में ये ऐसा इसलिए बनाया गया कि जो नए लोग हैं, मतलब पीपल हैव जस्ट ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करिए 1 मार्च को किसी ने ज्वाइन करा और 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो उसने तो 31 डेज ही काम करा, संडे इंक्लूड करके, पेड हॉलीडेज इंक्लूड करके 31 डेज ही तो काम करा। तो क्या उसे इस साल का बोनस मिलेगा? जी हां, हर वो वर्कर जो एक साल में 30 दिन भी काम कर ले उसे बोनस का अधिकार मिल जाता है। इसका मतलब अगर एक वर्कर ने 1 ऑफ
मार्च को भी ज्वाइन करा, 31 मार्च को एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तब भी उसको बोनस मिलेगा। इज दैट ऑल राइट? पहली कंडीशन तो दोस्तों बहुत आसान है फुलफिल करना, सब लोग पूरी कर देते होंगे। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो देखिए आप क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपके वर्कर की सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा है तो बोनस के लिए वो एलिजिबल नहीं है। दिवाली के पटाखे हो या कुछ और, वो आप खुद खरीदिए, कंपनी विल नॉट पे यू बोनस एज पर लॉ। किसी की सैलरी 21,000 से ज्यादा हो और उसे भी कंपनी बोनस देती हो तो ये बहुत अच्छी बात है, एम्प्लॉयर का एक गुडविल जेस्चर है कि वो अपने वर्कर्स को बोनस देता है इवन व्हेन दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इट। वो अलग बात है, आप अपने पैसे खूब बांटें, खूब लुटाएं, जैसा दिल करे वैसे खर्च करें, लेकिन एक लीगल रेस्ट्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं। 21,000 रुपए तक वालों को तो बोनस पक्का मिलेगा और 21,000 रुपए से ऊपर जो सैलरी वाले लोग हैं उनको बोनस कानूनन कंपलसरी नहीं है। अगर एम्प्लॉयर विशेस टू पे देम, मोस्ट वेलकम, राइट? तो दोनों शर्तें याद रखेंगे आप, 30 दिन महीने में नहीं साल में आना है और महीने का सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? आइए पढ़ें। अटेंडेंस मीन्स डेज फॉर विच सैलरी वॉज पेड। ये दोस्तों वैसे आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि जैसे संडे है, कोई और फेस्टिवल है, कोई हॉलिडे है, नेशनल हॉलिडे, पब्लिक हॉलिडे, तो उस दिन का सैलरी नहीं कटता वर्कर का। इसका मतलब द वर्कर वॉज फिजिकली एब्सेंट, नहीं गया वो उस दिन। तो जब वर्कर वॉज फिजिकली एब्सेंट, सैलरी फिर भी मिला, तो वो दिन ऐड होगा अटेंडेंस में। मतलब जब आप 30 दिन को चेक करोगे या अटेंडेंस को चेक करोगे तो पर्सनल फिजिकल प्रेजेंस नहीं देखना, पेड प्रेजेंस देखना है। इट डजंट मैटर वेदर एम्प्लॉय वॉज फिजिकली प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर वो वर्कर वहां पर फिजिकली नहीं भी हो, लेकिन अगर उसको उस दिन का सैलरी मिला है तो आप उस एम्प्लॉय को कवर कर लेंगे, उस दिन को ऐड कर लेंगे अपनी बोनस की एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए, राइट? बिल्कुल उसका ऑपोजिट अगला पॉइंट है। अगर एक एम्प्लॉय, इफ एन एम्प्लॉय वॉज फिजिकली प्रेजेंट बट हिज सैलरी वॉज डिडक्टेड फॉर दैट डे, मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रूल है दैट द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कर शुड स्टार्ट वर्किंग एट 10 AM, एवरीबडी शुड बी सीटेड बाय 10 AM, और आप 1 मिनट लेट होते हो, ऑर्गेनाइजेशन कहता है पूरा दिन काम करोगे आप लेकिन सैलरी नहीं मिलेगा इस दिन का, तो आप भले ही फिजिकली आए थे लेकिन बिकॉज यू वर लेट बाय 1 मिनट ओनली, योर सैलरी गॉट डिडक्टेड फॉर दैट डे, तो उस दिन को हम अटेंडेंस में ऐड नहीं करेंगे। If an employee was physically present but his salary was deducted for that day, such day will not be added in his attendance. Fine? चलिए, अब आपको याद होगा अभी पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जो वर्कर है उस वर्कर की सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सैलरी में दोस्तों बहुत कंपोनेंट होते हैं। आपने इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में भी सुना होगा कि बेसिक होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, फूड अलाउंस होता है, बहुत सारे उसमें अलाउंसेस के नाम लिखे होंगे, देखे होंगे आपने। तो जब आप 21,000 की लिमिट चेक करोगे तो सारे कंपोनेंट्स नहीं जोड़ने, एक बेसिक सैलरी आपको जोड़ना है, डियरनेस अलाउंस आपको जोड़ना है और फूड अलाउंस आपको जोड़ना है। तो मान लीजिए किसी वर्कर को सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, डस्ट अलाउंस मिल रहा है, हीट अलाउंस मिल रहा है, कोई भी अमाउंट मिले इन तीन के अलावा तो वो ऐड नहीं होएगा। 21,000 की लिमिट चेक करने के लिए कैश इन हैंड नहीं देखना है, सिर्फ इन तीनों अमाउंट्स का ऐड करके देखना है कि 21,000 अगर नहीं बन रहा, 21,000 से नीचे है तो बोनस के लिए एलिजिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। नाउ इट डज नॉट मैटर वेदर द एम्प्लॉय इज टेम्परेरी और नॉट। तो पार्ट टाइम, फुल टाइम, टेम्परेरी, परमानेंट से दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके वर्कर ने वो 2 शर्तें पूरी कर दी जिनकी हम बात कर रहे थे तो फिर बोनस मिलेगा ही मिलेगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, दिस इज ओनली बिकॉज दी क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन दिस टॉपिक। जैसे कोई केस हुआ होगा, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए डिस्प्यूट हुआ होगा और फिर उस पर कोर्ट का जजमेंट आया होगा, इसलिए हमने ये रूल लिख लिया कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है पार्ट टाइम स्वीपर को बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो स्वीपर वर्ड रेलेवेंट नहीं है, वर्ड रेलेवेंट है पार्ट टाइम। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट डजंट मैटर वेदर वर्कर इज वर्किंग पार्ट टाइम, फुल टाइम और एनी काइंड ऑफ वर्क ही मे बी डूइंग। अगर उसका सैलरी 21,000 रुपए तक है और उसका 30 दिन का अटेंडेंस हो गया तो उसको बोनस मिलेगा, राइट? अब जो अगला पॉइंट है उस पर इंपॉर्टेंट का निशान लगाइए। बहुत सारे क्वेश्चन
पास्ट एग्जाम्स में इस लाइन पर है, सिर्फ इस लाइन पर दोस्तों, पूरे टॉपिक पे भी नहीं। सोचो कि एक एम्प्लॉय था, उसने 1 साल आपके यहां काम किया, लेकिन उस 1 साल में क्या हुआ कि आपने उसे एक दिन निकाला, आपने उसको कहा कि अब तू काम मत कर, राइट? ही वेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, 1 अक्टूबर को वो चले गया। 2 महीने बाद पता नहीं क्या हुआ, आपका हृदय परिवर्तन और आपने उसे बुला लिया। 2 महीने बाद जब वो वापस आया तो उसको ने बोला कि मेरे को पिछले 2 महीने का भी सैलरी चाहिए, फिर मैं आऊंगा। आपने उसको पिछले 2 महीने जब वो नहीं था तब भी उसका सैलरी दे दिया। तो उन 2 महीनों को बोनस के लिए भी रेलेवेंट काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आपने उन 2 महीनों की सैलरी पे करी होगी तो बोनस भी पे होगा, और अगर इन 2 महीनों का सैलरी नहीं पे हुआ तो बोनस भी पे नहीं होगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में कि एक वर्कर है, उसने 12 में से 10 महीने काम करा, उसका वेजेस पूरा मिला। जो 2 महीने हैं उस समय वो ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया गया था, बाद में उसे रख लिया गया, तो क्या उन 2 महीनों का बोनस मिलेगा? तो आंसर बहुत सिंपल है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज पेड सैलरी टू देम फॉर दोस 2 मंथ्स तो बोनस भी देना पड़ेगा, सैलरी नहीं दिया तो बोनस भी नहीं देना पड़ेगा। इफ एनी एम्प्लॉय वॉज फर्स्ट डिसमिस्ड then reinstated will get bonus for the dismissal period only if, ये जो सिर्फ आखिरी शब्द है ये आपको याद रखने हैं, only if wages were also given, तो सैलरी मिली तो बोनस मिलेगा, सैलरी नहीं मिली तो बोनस नहीं मिलेगा। आखिरी लाइन है इस टॉपिक की, पीस रेटेड वर्कर इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर बोनस। हम ये बात कई बार कर चुके दोस्तों कि सैलरी कैसे मिलती है, टाइमिंग्स क्या है ऑफिस के, वर्क प्रोफाइल क्या है, ये कुछ मैटर नहीं करता। अब देखो आप पीस रेटेड वर्कर है ये, तो ये जितना आउटपुट देता है उसके हिसाब से इसका सैलरी मिलता है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कितना भी उसका आउटपुट हो, कितना भी उसका सैलरी हो, इट रियली डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज 21,000 रुपए से ज्यादा सैलरी नहीं होना चाहिए, और दूसरी शर्त कि 30 दिन जो अटेंडेंस है वो मिनिमम होनी चाहिए, फिर वो चाहे पीस रेटेड हो चाहे टाइम रेटेड हो, कोई बात नहीं। आइए अगला हेडिंग है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अप्लाई द एक्ट। अब आप सोचो, सरकार सरकार है, जिन 2 ऑर्गेनाइजेशन पर बोनस एक्ट लगता है उन पर तो लगता ही है, लेकिन जिन 2 ऑर्गेनाइजेशन पर बोनस एक्ट नहीं लगता, जिन 2 के अलावा जो संस्थाएं हैं, सरकार अगर चाहे तो उन पर भी लगा सकती है। इस बात का ये टॉपिक है। आपको याद होगा किन 2 पे लगता है, पहला हर फैक्ट्री पर, और दूसरा वो ऑर्गेनाइजेशन जहां 20 या 20 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं वहां पर। तो आइए देखें कि सरकार कैसे अन्य ऑर्गेनाइजेशन पर भी ये लॉ लगा देती है। गवर्नमेंट कैन ऑर्डर अप्लीकेबिलिटी ऑफ बोनस ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन इवन व्हेन नंबर ऑफ वर्कर्स आर नॉट 20। 20 नहीं भी होंगे तो भी सरकार आपके ऊपर यह कानून लगा देगी। सरकार मस्ट गिव प्रायर नोटिस। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार रात को 2 बजे टेलीफोन करके एम्प्लॉयर्स को कह रही है आपके यहां 20 वर्कर नहीं है फिर भी आपको बोनस देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। तो कम से कम 1 महीने नोटिस आना जरूरी है। 1 महीने पहले अगर सरकार ने बताया तभी बोनस लगेगा उन ऑर्गेनाइजेशन पर जिन पे वैसे नहीं लगता, क्योंकि जिन पे लगता है उन पे तो लगता ही है, उनको तो कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन पे नहीं लगता सरकार 1 महीना पहले बताएगी, राइट? लेकिन सरकार ऐसे तो किसी पे भी बोनस लगा देगी, 5 वर्कर हो, 2 वर्कर हो, 1 वर्कर हो मान लो किसी शॉप पे, तो इसलिए यहां रूल है दिस ऑर्डर कैन बी गिवन ओनली इफ सच ऑर्गेनाइजेशन हैज मिनिमम 10 वर्कर। मतलब मान लो कोई दुकान हो और उसमें 2-3 वर्कर काम करते हो, तो सरकार उन्हें फरमान जारी नहीं कर सकती कि भाई कल से आप पे बोनस लगेगा या 1 महीने बाद से आप पे बोनस लगेगा। बोनस उन्हीं पर लगेगा जिनके यहां कम से कम 20 वर्कर हैं, और अगर सरकार चाहती है तो बाकियों पे लगाए, लेकिन उन बाकियों में भी कम से कम 10 वर्कर होने तो जरूरी है, राइट? अब है कैलकुलेशन ऑफ बोनस। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कंसेप्चुअल बात ज्यादा है, एरिथमेटिकल काम कम है। मतलब आपको नीचे एक बड़ी सी टेबल दिख रही होगी ये कैलकुलेशन वाली, लेकिन आपको ज्यादा कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बात समझनी है। उस बात को अगर आपको समझ आ जाएगा तो ये आप ओरली भी टेबल को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात समझनी है वो 1 मिनट डिस्कस करते हैं। ये जो कैलकुलेट देखी है बोनस की, कैलकुलेशन नहीं देखी। जो बोनस पे होता है वो
नहीं बांटती, राइट। लेकिन जो कैलकुलेशन होता है ना दोस्तों, वो मंथली होता है। मतलब जैसे 12 महीने हैं, तो अगर 12 महीने सेम सैलरी है तो 1 महीने का बोनस कैलकुलेट करके इंटू 12 कर दीजिए आप। लेकिन अगर अलग अलग महीने अलग अलग सैलरी है, बेसिक, डियरनेस अलाउंस, फूड अलाउंस जोड़ के, तो आप अलग अलग ऐड कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिए। तो वो जो कैलकुलेशन होती है ना, बहुत इजी फॉर्मूला है उसका। क्या फॉर्मूला है दोस्तों? आपको नहीं लिखना, आपके पेज पे लिखा हुआ है, बस आप मेरा जो रेड कलर से मैं लिख रहा हूं वो देखो, सैलरी। अब इतने से कैलकुलेशन को तो फॉर्मूला कहते हुए भी नहीं अच्छा लग रहा। सैलरी का परसेंटेज होता है बोनस। सपोज करो 10% है, तो अगर किसी की सैलरी 10,000 है और उसका 10% निकालोगे तो 1,000 आएगा ना। एरिथमेटिकली ऐसे ही होगा ना, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है, वही समझना है हमें। क्या है समझने की बात, वो देखें आप 1 मिनट। अगर किसी वर्कर की सैलरी 7,000 रुपए या उससे कम है, आपको याद होगा 21,000 तक बोनस मिलता है, उस 21,000 वाली लिमिट्स जो लगती है उसमें वर्कर्स को 2 टुकड़ों में बांट लो आप पहले फैक्ट्री में पता करो कितने वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 21,000 तक है, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लो और उनके 2 ग्रुप बना। 21,000 से ऊपर वालों को तो बोनस मिलेगा ही नहीं ना, कैलकुलेशन की बात ही खत्म हो गई। 21,000 तक वालों के जो वर्कर्स हैं उनके 2 पार्ट कर लो। एक वो वर्कर जिनकी सैलरी 7,000 रुपए तक है, उनका बोनस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? एक्चुअल सैलरी इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100। एक्चुअल सैलरी इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 का क्या मतलब है? 5,000 सैलरी है तो 5,000 रख देंगे, 2,000 सैलरी है तो 2,000 रख देंगे, जो भी है वो रख देंगे। लेकिन अगर किसी वर्कर की सैलरी 7,000 रुपए, ये राइट हैंड साइड देखिए, 7,000 रुपए से ज्यादा है, तो बोनस के फॉर्मूले में एक्चुअल नहीं आएगा, केवल 7,000 आएगा। आप सोच रहे होंगे ये क्या फायदा है, इससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि पहले दोस्तों ऐसा होता था कि 7,000 से ऊपर बोनस ही नहीं था। सरकार ने 7,000 रुपए से ज्यादा कमाने वालों को बोनस में कवर तो कर लिया, लेकिन उनसे यह कहा कि तुम्हें बोनस तो मिल जाएगा, लेकिन देखो बोनस तुम्हें ऐसे मिलेगा जैसे कि तुम्हारी सैलरी 7,000 रुपए तक हो। मतलब अगर आपकी सैलरी 7,000 रुपए तक है तो जितनी है उतने पे बोनस, लेकिन अगर सैलरी 7 से ज्यादा है तो जितनी है उस पर नहीं, केवल 7,000 पर बोनस। आओ कैलकुलेशन से ये समझें, बहुत आसानी से आपको ये एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। आप ये देखिए, ये ABCDEF करके 6 वर्कर हैं आपके। 7,000 वाले हिसाब से देखें तो आप पहले ABC देखो, मैंने ये 2 भाग कर दिए। देखो ABC वाले वर्कर्स का अलग ब्लॉक बना लेते हैं और बाकी वर्कर्स का अलग ब्लॉक बनाएंगे। देखो ABC में पहले की सैलरी 2,000, तो 2,000 का 10% 200, 5,000 का 10% 500, 7,000 का 10% 700। यह बोनस कैलकुलेटेड। तो क्या बोनस एज पर लॉ यही है? हां जी, लॉ भी यही कहता है कि जो कैलकुलेशन से आए वही बोनस दे दो। अब जरा आप D और E देखिए। आप D की सैलरी दोस्तों कितनी है? 10,000 रुपए। कैलकुलेशन में आना चाहिए 1,000 रुपए, लेकिन बोनस एज पर लॉ कितना होगा? केवल 700 रुपए। क्योंकि 10,000 सैलरी वाले वर्कर का बोनस ऐसे नहीं निकलेगा कि सैलरी 10,000 हो, ऐसे निकलेगा कि उसका जो सैलरी है वो केवल 7,000 रुपए है। बिल्कुल वही बात 15,000 वाले में। 15,000 का अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करते तो आता 1,500 रुपए, लेकिन नहीं, हमें तो यह मानना होगा कि उसकी सैलरी 7,000 होती तो कितना निकलता? 700 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर वर्कर की सैलरी 7,000 तक है तो जितनी है उस पर बोनस। ये जो 10% रेट है वो तो हमने माना है, लॉ के हिसाब से 10% रेट नहीं है। लॉ के हिसाब से क्या रेट है भी पता चलेगा आपको। और अगर 7,000 से ऊपर सैलरी है तो बस जितनी सैलरी है वो नहीं रखनी, 7,000 रखनी है फ्लैट। अब देखो ये एफ की सैलरी तो 22,000 है। कैलकुलेटर के हिसाब से देखेंगे तो 10% 2,200 आना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, लॉ के हिसाब से बोनस निल, क्योंकि 21,000 से ऊपर बोनस मिलता ही नहीं। चलिए, यही बात जो आपने भी सुनी, एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस, राइट। अगर मंथली सैलरी 7,000 रुपए तक है तो बोनस विल बी कैलकुलेटेड एट एक्चुअल सैलरी। इफ मंथली सैलरी इज मोर देन 7,000
bonus will be calculated as if his salary is just rupees 7,000. This is what we done in the example. In simple words, salary to be taken in the formula shall be actual salary or rupees 7,000 whichever is less. ये लाइन मतलब अगर आप समरी रूप में देखना चाहें तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. यहां पर ये लिखा है कि जितनी भी वर्कर की सैलरी है वो और 7,000 आपस में कंपेयर कर लीजिए. दोनों में से जो लेस हो वो उसको बोनस के लिए आप करेक्ट कर लीजिए. भाई अगर एक्चुअल सैलरी मान लो 5,000 है तो भी ये लाइन ठीक बैठ रही है. 5,000 और 7,000 विच एवर इज लेस. अब अगर उसकी सैलरी 10,000 है तो भी ये लाइन ठीक बैठ रही है. 10,000 और 7,000 विच एवर इज लेस. तो किसी भी हाल में फॉर्मूले के अंदर 7,000 ज्यादा नहीं पुट करना. तो इसका मतलब 21,000 वाले को मिलेगा तो, लेकिन ऐसे जैसे कि सैलरी 7,000 हो. चलो दोस्तों, अब जो अगले दो टॉपिक आप सुनने जा रहे हैं, मिनिमम बोनस और मैक्सिमम बोनस, इनसे आपको पता चलेगा कि क्या रेट चल रहा है बोनस का. देखिए, प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा, एक होता है चैप्टर आपके कोर्स में भी होगा. प्रोविडेंट फंड का परसेंटेज फिक्स्ड होता है, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस इट. वो कहती है 12% तो 12%. कुछ 6-7 संस्थाएं हैं जिनके लिए 10% है प्रोविडेंट फंड, तो उनके लिए 10% है. लेकिन बोनस में फिक्स्ड नहीं है. बोनस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे ऊपर छोड़ा है कि हम अपने एम्प्लॉइज को कितने परसेंट बोनस देना चाहते हैं. मतलब सैलरी का कितना परसेंट हम बोनस देना चाहते हैं, हमारे ऊपर है. उनका कहने का मतलब है कि अगर एम्प्लॉयर को लगता है देयर आर ह्यूज प्रॉफिट्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इज हाई, ही इज हैप्पी, ही वांट्स टू पे हाई बोनस, तो ज्यादा दे दो, और कम है तो कम दे दो. लेकिन दोस्तों एक ना रेंज है कि मिनिमम से कम नहीं देना है. मतलब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लॉस ही लॉस है ना, तब भी कुछ नहीं कर सकते. मिनिमम बोनस तो दोस्तों देना ही पड़ेगा. देयर इज नो चांस एक्चुअली. देखिए, इफ एज ऑफ द वर्कर इज लेस देन 15 ईयर. अब यहां पर आप प्लीज ये सोचना बंद करें कि भाई वर्कर की उम्र 15 साल से नीचे है तो वो तो चाइल्ड लेबर हो गया. ये बताओ आप कि जब वो चाइल्ड लेबर आपने रखा, जब बच्चे से काम कराते थे तो कोई बात नहीं, छोटू ये कर छोटू वो कर. अब जब वो बच्चा सैलरी और बोनस मांग रहा है तो आप उससे कहोगे तो बालक है, चाइल्ड लेबर से काम नहीं करा सकते, ठीक है. तो जब एम्प्लॉयर को जेल होगी ना दोस्तों, तो वो जेल बाद में जाएगा, बोनस पहले पे करेगा. बोनस पेमेंट करे बिना वो कहीं कुछ नहीं होने वाला. तो बच्चा वर्कर हो या बड़ा वर्कर हो, बोनस पेमेंट इज कंपल्सरी. तो यहां लिखा है अगर वर्कर की एज 15 साल से कम है तो मिनिमम बोनस क्या है दोस्तों, 8.33% ऑफ मंथली सैलरी और 60 रुपए पर मंथ विच एवर इज हायर. इसका मतलब क्या हुआ, मान लो जैसे वर्कर की सैलरी 7,000 रुपीज है तो 7,000 का 8.33 निकालेंगे. 7,000 का 8.33% निकाल के जो भी वैल्यू आएगी वो, या फिर 60 रुपए विच एवर इज हायर वो दे देंगे. तो पता है दोस्तों, होता ऐसा है कि 60 रुपए पर मंथ, इसका मतलब मिनिमम पक्का मिलेगा ही मिलेगा. अगर आपकी सैलरी 7,000 रुपए का 8.33 तो 60 रुपए से ज्यादा बैठ रहा है. लेकिन आई एम सेइंग कि मान लो अगर कम भी बैठे, बहुत कम सैलरी हो किसी की, तो भी 60 रुपए तो मिलेगा ही. और वो दैट इज 2 for 1 month. तो एक महीने के 60 रुपए, 12 महीने के 720, कुछ तो मिला ही. तो आप याद रखें कि 8.33% ऑफ मंथली सैलरी और 60 रुपए विच एवर इज हायर, ये बोनस मिलेगा हर हाल में हर वर्कर को, अगर उम्र 15 से कम है. अगर उम्र 15 या उससे ज्यादा है दोस्तों, तो 8.33 वाला ऑप्शन तो यहां भी है, बस वो 60 रुपए की बजाय 100 रुपए हो जाएगा. तो जो लेबर चाइल्ड लेबर है जो 15 से कम है उसका 8.33 और 60 रुपए विच एवर इज हायर, और जो बड़े वर्कर्स हैं उनका 8.33 और 100 रुपए विच एवर इज हायर. तो यहां पर भी आप देख लो, इसका मतलब 100 रुपए तो पक्का मिलेगा ना. एक महीने का 100 है दोस्तों, तो 12 महीने का 1,200 रुपए हो गया. ये मिनिमम है. आपका वर्कर नालायक है, काम नहीं करता, निकाल दो. लेकिन अगर रखे हुए हो तो आप ये नहीं कह सकते तो कुछ करता नहीं तो बोनस नहीं मिलेगा. हर हाल में दोस्तों, हालात कितने भी खराब हो, मिनिमम बोनस इज कंपल्सरी, राइट. मैक्सिमम बोनस. मैक्सिमम बोनस दोस्तों एम्प्लॉयर के लिए कोई लिमिट नहीं है. पता है कैसे, मान लो लॉ कहता है कि मैक्सिमम बोनस है 20%. एम्प्लॉयर कहता है मैं भाई 25 से नीचे नहीं देता हूं, मैं तो 25% बांटूंगा. तो भाई बहुत बढ़िया है, तू 50% बांट. ये मैक्सिमम बोनस की लिमिट एक्चुअली एम्प्लॉइज के लिए है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से कहेगा कि खुद तो बहुत प्रॉफिट कमाते हो,
सारा पैसा खुद खा जाते हो, सारा प्रॉफिट अपनी जेब में रख लेते हो, हमें कुछ देते नहीं। तो एम्प्लॉय जब मांगेगा तो वो इससे ज्यादा नहीं मांग सकता। एम्प्लॉयर अगर 20 से ज्यादा देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। देखो, मैक्सिमम बोनस फॉर ऑल एम्प्लॉइज is 20% of monthly wages without any discrimination of age. Employee cannot demand any bonus beyond this limit. लेकिन पता है, employer is always free to pay any amount. ये वाली लाइन, आखिरी वाली लाइन अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि भाई 20% मैक्सिमम है तो इससे ज्यादा नहीं दे सकते क्या? अरे आपका एम्प्लॉयर, उसका दिल, वो कितना भी पे करे, लेकिन एम्प्लॉई उससे ज्यादा मांग नहीं सकता। राइट? ओके। तो आपने देखा कि मिनिमम बोनस 8.33 है पर मंथ है दोस्तों, पर मंथ 8.33 या 60 रुपए, दोनों में से जो ज्यादा हो। अगर 15 साल से कम उम्र है और अगर 15 साल या उससे ज्यादा उम्र है तो 8.33 और 100 रुपए, विच एवर इज हायर। करेक्ट होगी बात? चलो, अब आप आइए पेज नंबर 8 पर, डिडक्शन फ्रॉम बोनस। वो जो बीच में एक पेज आपने छोड़ा है, वो आपको जब चैप्टर एंड होएगा फिर हम लौटेंगे उस टॉपिक पे। डिडक्शन फ्रॉम बोनस। डिडक्शन का मतलब होता है पार्शियल पेमेंट ऑफ बोनस। मतलब जैसे वर्कर का बोनस मान लो बना 1200 रुपए, उसमें से कुछ पेमेंट कट गई और कुछ मिल गई, तो वो डिडक्शन है। लेकिन डिडक्शन क्यों हो रही है? ऐसा क्या रीजन है कि बोनस में से पैसे कट गए? डिडक्शन मींस पार्शियल पेमेंट ऑफ बोनस। कम पैसे पे हुए और कम पैसे कट गए, कुछ कटे और कुछ मिले, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। इट कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग टू रीजंस। दो रीजन हैं जिनकी वजह से बोनस का पेमेंट कट सकता है। कौन कौन से दो रीजन है? एक है पूजा बोनस। अब आप दोस्तों ये ना सोचें कि पूजा की इंग्लिश क्यों नहीं लिखी गई, यही वर्ड है। आप गूगल कर लीजिए, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पढ़ लीजिए, पूजा बोनस ही लिखा है वहां पे। अगर किसी एम्प्लॉयर ने पूजा में, फेस्टिवल में, परंपरा के चलते किसी भी दिन वो पेमेंट करी वर्कर को जो नहीं करनी थी, मतलब दैट वाज अ वॉलंटरी काइंड ऑफ बोनस। किसी भी दिन, नए साल पे पैसे दे दिए, पोंगल पे पैसे दे दिए, क्रिसमस पे पैसे दिए जो कि नहीं देने थे, तो जो देने हैं ना लीगल वाले, उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इट माइट नॉट सीम गुड, लेकिन अगर कानूनन देखें तो ये अलाउड है। जो नहीं देने थे वो दिए, तो जो देने हैं वो काट लिए, ये अलाउड है। देखो, पूजा बोनस, फेस्टिवल बोनस, वॉलंटरी बोनस और कस्टमरी बोनस। कस्टमरी इज नॉट कंपल्सरी, कस्टमरी इज बिकॉज ऑफ कस्टम और बिकॉज ऑफ रिचुअल, कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम कंपल्सरी बोनस। दूसरा, अनइंटेंशनल लॉस। अनजाने में नुकसान जो पहुंचाया वर्कर ने कंपनी को, वो बिकॉज ऑफ एम्प्लॉई कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम कंपल्सरी बोनस। तो दोनों में ना फर्क है दोस्तों। कुर्सी टूटी और कुर्सी तोड़ी में अंतर है। कुर्सी टूटी मतलब अनइंटेंशनल लॉस और कुर्सी तोड़ी मतलब इंटेंशनल लॉस। तो अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में बैठे कि कुर्सी टूटी थी कि कुर्सी तोड़ी थी? दोस्तों, वो तो आपको एग्जामिनर बताएगा कि वो कहानी किस तरफ घूमेगी। आप उसकी स्टोरी लाइन पढ़ के समझ जाएंगे कि गलती वर्कर की थी कि गलती वर्कर की नहीं थी। और वो आपसे ही बिल्कुल नहीं पूछेगा कि आप इन्वेस्टिगेटर बन जाइए और आप पता लगाइए गलती किसकी है। आप सिर्फ रूल याद करिए, क्वेश्चन जिधर घूमेगा आंसर भी उधर घुमा देंगे। तो दो रीजन हुए दोस्तों डिडक्शन के। पहला, वॉलंटरी बोनस पेड टू द वर्कर कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम कंपल्सरी बोनस एंड अनइंटेंशनल फाइनेंशियल लॉस कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड। अब है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब बहुत आसान है। डिडक्शन में तो दोस्तों कुछ पे करा था और कुछ काट लिया था। डिस्क्वालिफिकेशन के तो मतलब बड़ा आसान है, इसमें तो 100% डिडक्शन है जी। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सारा बोनस कट गया। तो कोई भयंकर पाप करा होगा शायद आपने। ऐसा क्या कर दिया आपने एम्प्लॉयर का नुकसान के उसने पूरा ही बोनस काट लिया आपका? आइए देखते। 3 रीजन है दोस्तों। पहला, एक्चुअल डिसेप्शन और इंटेंशन टू डिसीव। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पूरा बोनस कटने वाला है। या तो एक्चुअली आपने एम्प्लॉयर को धोखा दिया, डिसेप्शन इज धोखा,
और इंटेंशन टू डिसीव मतलब आप धोखा देना तो चाहते थे, लेकिन आप धोखा दे नहीं पाए, आपका षड्यंत्र सफल नहीं हुआ, लेकिन आपने धोखा देने का प्रयास तो करा, तब भी बोनस कट जाएगा आपका पूरा। अच्छा, मान लो एम्प्लॉयर ना काटे फिर भी बोनस दे दे, तो वो तो वही वो देवता है ना। कानूनन बोनस कट सकता है अगर आपने मालिक को धोखा देने का कोशिश किया। सेकंड, वायलेंट बिहेवियर, हिंसा करी आपने ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों, जो वायलेंस है वो बाई स्पीच भी है और बाई एक्शन भी है। शारीरिक हिंसा ही हिंसा नहीं है, मानसिक हिंसा भी हिंसा है। तो मेंटल फिजिकल दोनों वायलेंस यहां पर मना है, करोगे तो बोनस कट जाएगा। तीसरा है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अब ये जो मिस अप्रोप्रिएशन वाला वर्ड है, ये दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझकर आप हाईलाइट करिए। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए क्वार्टर, घर, गेस्ट हाउस, व्हाटएवर, किसी भी नाम से आप उसे बुलाएं, वो देती है। मान लीजिए एम्प्लॉय वॉज ट्रांसफर टू सम अदर सिटी और ही रिजाइंड और ही लेफ्ट द जॉब, तो वो घर उसको 1 अप्रैल तक खाली करना था, लेकिन वो 2 महीने ज्यादा रह लिया। तो जो 2 महीने ज्यादा रह लिया वो मिसअप्रोप्रिएशन है कि नहीं है, ये बताइए। आप वीडियो पॉज करके आराम से सोचिए। अगर किसी वर्कर को कोई वस्तु दी गई, कोई एसेट दी गई यूज करने के लिए, और वो यूसेज 2 महीना होना चाहिए था, वो यूसेज 3 महीने हो गया, तो ये एक्सेस यूज है दोस्तों, मिस अप्रोप्रिएशन नहीं है। मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है मिस यूज, कि ऑर्गेनाइजेशन के यूज के लिए एसेट दी गई और उसने अपने पर्सनल यूज में ले ली। तो अगर ऐसा करोगे, आप मिस यूज करोगे, तो बोनस कट जाएगा। लेकिन मान लो 2 महीने ज्यादा वो वर्कर अपने घर क्वार्टर में रह लिया, तो दिस विल बी एक्सेसिव यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, नॉट द मिस अप्रोप्रिएशन, तो बोनस नहीं कटेगा, राइट? Misappropriation of asset means misuse of asset such as personal use of office asset. तो कृपया ध्यान रखें, मिसयूज में एक्सेस यूज कवर नहीं होता। फाइन, चलिए, ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये आंखें खोलने वाला टॉपिक, टाइम लिमिट टू पे बोनस। ये है वो टॉपिक जिसकी हमने बात इंट्रोडक्शन में करी थी। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया कि हम जो बोनस दिवाली पर अक्सर देखते हैं कि वर्कर्स को मिलता है, वो लीगल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा वो इलीगल है, आई एम सेइंग दैट्स नॉट कंपलसरी बाय लॉ। किसी भी सेकुलर कंट्री में किसी पर्टिकुलर रिलीजन के किसी फेस्टिवल पर बोनस बांटा जाना कानून नहीं हो सकता। होता यह है कि जो लीगल टाइम लिमिट है बोनस पे करने की, दैट जनरली कोइंसाइड्स विद द डेट ऑफ दिवाली। दैट इज व्हाई वी पीपल हैव अ कस्टम ऑफ पेइंग बोनस ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। देखिए, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कोई डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग नहीं चल रहा, नो डिस्प्यूट इज देयर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बोनस मस्ट बी पेड विद इन 8 मंथ्स। बिल्कुल पी जाइए, इस बात को अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक में काम आएगी। फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च को, तो 8 महीने कब पूरे होंगे? 30 नवंबर को। तो अभी इतना कलयुग नहीं आया कि 30 नवंबर के बाद दिवाली आए। तो बस वही बात यहां पर हमें समझनी है कि दिवाली भी नवंबर से पहले या नवंबर में, और ये बोनस की लास्ट डेट भी 30 नवंबर या उससे पहले, इसलिए ऐसा लगता है। ठीक है, तो 8 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज द लास्ट डेट टू पे बोनस, पक्का? लेकिन डिस्प्यूट अगर हो तो, अब आप सोचो, आप एम्प्लॉय हैं, आपको एम्प्लॉयर से बोनस भी चाहिए, उस पर केस भी करना है आपको। तो जब आप उस पर केस करते हैं तो वो कहता है बेटा तू केस ही कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला आप तुझे। एम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉयर पर या वाइस वर्सा कोई केस चल रहा है, तो पहले दोस्तों वो केस खत्म होगा। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का जो लीगल डिस्प्यूट है, पहले उसे खत्म होने दीजिए, चाहे वो 6 साल चले, कोई बोनस नहीं मिलेगा। उसको खत्म करिए, फिर जिस दिन वो खत्म होगा उसके 1 महीने में आपको बोनस मिल जाएगा। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट पेंडिंग इन द कोर्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बोनस मस्ट बी पेड विद इन 1 month ऑफ द कोर्ट जजमेंट। दिस इज द वर्ड 1 month। तो आपने देखा, एक जगह 8 महीने का टाइम है और एक जगह 1 महीने का टाइम है। 1 month डिस्प्यूट के केस में और 8 महीने नो डिस्प्यूट के केस में। अब है हमारा टॉपिक प्रोडक्टिविटी बोनस। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी बोनस? पता है आपको, सैलरी के वाला जो फॉर्मूला था, अगर आप 2 मिनट इमेजिन करो कि 2 वर्कर्स हैं, एक एक्स और वाई। मिस्टर एक्स इज वेरी लेबोरियस, 6 बजे वर्कर वो आ जाता है, रात के 12 बजे तक भी नहीं जाता, पता नहीं क्या करता है, पूरे दिन काम करता रहता है। उसका सैलरी 7,000 रुपए है, ठीक? तो उसे बोनस कितने रुपए में मिलेगा? 7,000 रुपए में।
देयर इज अनदर वर्कर मिस्टर वाई, बिल्कुल नलायक है, वो 10 बजे की शिफ्ट में 10:30 पहुंचता है, 6 बजे की शिफ्ट एंड होती है, वो 4 बजे भाग जाता है। इस वर्कर की सैलरी कितनी है? 7,000। तो आप जरा बस कैलकुलेटर से 7,000 रुपए पर एक्स का बोनस निकालिए और 7,000 रुपए पे वाई का बोनस निकालिए। दोस्तों, व्हेन यू कैलकुलेट बोनस ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, two people having the same salary will get the same bonus irrespective of the productivity level they are contributing to the company। तो कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, फॉर्मूला तो देख ही नहीं रहा। फॉर्मूले ने तो ये पूछा ही नहीं कि कौन सा वर्कर ज्यादा काम कर रहा है। फॉर्मूले ने आपसे क्या पूछा? सैलरी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो इससे जो वर्कर काम करते हैं, जो हार्ड वर्किंग वर्कर है, उनको डीमोरलाइजेशन होता है। तो अगर आपकी कंपनी चाहती है कि एक्स को ज्यादा बोनस दो, वाई को कम दो, पुट के हिसाब से बोनस दो, तो अलाउड है, लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कितना ध्यान रखना है आपने कि मिनिमम से नीचे नहीं जाना और मैक्सिमम से ऊपर वर्कर नहीं ले जा सकता। आपको लिमिट्स का ध्यान रखना। देखो, यहां लिखा है जनरली बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, लेकिन इफ एम्प्लॉयर वांट्स ही कैन पे बोनस एज पर प्रोडक्टिविटी, राइट। बस क्या ध्यान रखना है? 2 बातें। पहला, कंसेंट ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी टेकन। मतलब एम्प्लॉयर तो करना ही चाहता है ना शिफ्ट, तो जो वर्कर प्रोडक्टिव ज्यादा होगा वो तो चाहेगा कि ऐसे शिफ्ट हो जाए, वेरिएबल बोनस मिले, मैं काम ज्यादा तो बोनस ज्यादा। वो जो दूसरा वाला नलायक था मिस्टर वाई, ही माइट नॉट बी रेडी। तो इफ ही इज नॉट रियली नॉट रेडी, तो आप उसका बोनस प्रोडक्टिविटी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। कानूनन ही रूल है कि वर्कर खूब खराब है ना, उसको हटा दो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हम तेरे को बोनस नहीं देंगे क्योंकि तू काम नहीं करता। मिनिमम तो कंपलसरी है। दूसरी लिमिट वही है, मिनिमम बोनस मस्ट बी पेड इन एनी केस। तो एक तो वर्कर से पूछना है, फिर सिस्टम शिफ्ट होगा, और दूसरा मिनिमम बोनस आपको पे करना ही पड़ेगा। तो बस दिस वाज अबाउट प्रोडक्टिविटी बोनस। अब आइए करते हैं बोनस ऑन पब्लिक सेक्टर। सर, अगर आपको याद हो ना, तो आज के इस चैप्टर में शुरुआत में हमने एक लिस्ट पढ़ी थी कि किन पे बोनस नहीं मिलता। तो उसमें आपको याद है आपने पढ़ा था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बोनस नहीं मिलता। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बोनस मिलता है क्योंकि वो सरकार देना चाहती है। कल को देना बंद कर देगी तो कानूनन ड्यूटी नहीं है सरकार की बोनस देना। दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर बोनस लीगली। लेकिन यहां तो लिखा है बोनस और पब्लिक सेक्टर में भी मिलेगा। दोस्तों, यहां यह लिखा है कि कुछ शर्तें हैं। वैसे तो पब्लिक सेक्टर पे बोनस नहीं मिलता, लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर पे बोनस लगाना है तो आपको 2 शर्तें पूरी करनी है। वो शर्तें यहां समझनी है आपको। देखो, पॉइंट 1 क्या कहता है? जनरली बोनस डज नॉट अप्लाई ऑन पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स, पीएसयू एसबी से, और पीएसई और सीपीएसई बहुत नाम है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब सरकारी संस्थाएं। लेकिन समटाइम्स इट गेट्स अप्लीकेबल, कभी कभी अप्लाई हो जाता है। तो भाई कब अप्लाई हो जाता है? जब 2 शर्तें पूरी हो। इफ फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, बोनस विल आल्सो अप्लाई ऑन पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। वो 2 शर्तें क्या है? पहली शर्त, जो तुम्हारे पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट वो कंपटीशन में काम करें। आप जैसे इंडियन रेलवे सफर करें, आप दिल्ली टू मुंबई गए बाई ट्रेन, तो जब आप ट्रेन से बाहर आए तो कोई ये नहीं पूछता कौन सी कंपनी की ट्रेन से आए हो आप। दे माइट आस्क यू द नेम ऑफ द ट्रेन, लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछते किस कंपनी की ट्रेन से आए, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज मोनोपोली इन द इंडियन रेलवेज नेटवर्क। लेकिन आप फ्लाइट से आएंगे तो कोई भी पूछ सकता है कि आप किस फ्लाइट से आए, तो यू कैन से कि हम एयर इंडिया से आए, कि सरकारी संस्था की एयरलाइन से आए, या प्राइवेट सेक्टर से आए। तो पहली शर्त यह है कि जो सरकारी संस्था जिसमें कि बोनस की बात चल रही है, वो कंपटीशन में काम करना चाहिए। मतलब वो मोनोपोली में काम ना करे, वो कंपटीशन में काम करे। क्योंकि पता है, कंपटीशन जब वो प्राइवेट सेक्टर के साथ करेगी तो उसके वर्कर ने प्रोडक्टिविटी दिखा के सेल करी होगी अपनी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है सेल, वो भी स्टील बेचती है, टाटा स्टील भी स्टील बेचती है, तो दोनों का कंपटीशन है। तो एक शर्त तो है प्रतियोगिता। दूसरी शर्त क्या है? जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कंपटीशन से होने वाली इनकम उसकी टोटल इनकम का कम से कम 20% होना चाहिए। एग्जाम्पल अभी है अगले पेज पे, समझ लेंगे, लेकिन आप वैसे सोचो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कुछ स्टील बेची होगी दूसरी गवर्नमेंट कंपनीज को, और कुछ स्टील बेची होगी ओपन मार्केट में। तो गवर्नमेंट कंपनी ने गवर्नमेंट कंपनी को स्टील बेची, तो क्या कंपटीशन है? वो तो गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी से खरीदना, इट्स अ नॉर्म इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दैट दे बाय फ्रॉम ईच अदर।
लेकिन जब ओपन मार्केट में सेल का स्टील बिका, इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य ग्राहक ने टाटा स्टील छोड़ के, जिंदल स्टील छोड़ के, आर्सलर मित्तल छोड़कर किसका स्टील खरीदा? सेल का। तो इसका मतलब उस सरकारी कंपनी के वर्कर्स ने कंपटीशन में अपने आप को आगे किया। तो इनकम फ्रॉम कॉम्पिटिटिव सेक्टर 20% होना चाहिए कम से कम टोटल इनकम का, राइट? इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपके सामने केस है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का, दिल्ली एंड मुंबई में। वी डोंट हैव बीएसएनएल, इफ यू नो, वी हैव एमटीएनएल। तो एमटीएनएल जो सरकारी कंपनी है, वो दो लोगों को सामान बेचती है, अपनी सेवाएं बेचती है। पहला, सेल टू अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस और जनरल पब्लिक। तो ये जो एमटीएनएल अन्य सरकारी ऑफिसेस को सामान बेचती है, उसको क्या बोलोगे? विद कंपटीशन या विदाउट कंपटीशन? विदाउट कंपटीशन। आप प्लीज सोचो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एमटीएनएल का लैंडलाइन टेलीफोन लगा होगा, तो वो तो गवर्नमेंट ऑफिस ने गवर्नमेंट ऑफिस में फोन लगाया, तो वो विदाउट कंपटीशन माना जा गया। और विद कंपटीशन कब हुआ? जब हम जनरल पब्लिक को सामान बेचते थे, राइट? तो अभी जो केस आपके सामने है, 4 केस, वो कैसे है? एक इनकम है और एक दूसरा इनकम है और एक टोटल इनकम है। तो पहला इनकम किसका है? ऑब्वियसली विदाउट वाले का। वाला किसका है? वाले का। और तीसरा है टोटल इनकम। तो आपको क्या करना है? 100 करोड़ एमटीएनएल ने कमाए विदाउट कंपटीशन से, 20 करोड़ कमाए विद कंपटीशन से, तो टोटल इनकम 120 करोड़ हो गई। अब कंपटीशन वाली का परसेंटेज निकालो, 20 डिवाइडेड बाई 120, मतलब दोनों जोड़ोगे ना, एक की 100 है, एक की 20 है। 80 और 20 नहीं है दोस्तों, 100 और 20 है। तो 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 16.67, 16.67%, विच इज लेस देन 20%। तो बोनस नहीं लगेगा। वही सेकंड केस होगा 60-30, मतलब 30 करोड़ हमने कमाए कंपटीशन से, तो वो 33.33% हो गया, तो लगेगा, राइट? अगले 2 केस बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट केस हैं कि इनकम कंपटीशन वाले से हुई ही नहीं, सारा इनकम हमारा नॉन कंपटीशन से हुआ, तो वो 0% हो गया कंपटीशन की इनकम, तो नहीं लगेगा। और मान लो सरकारी ऑफिसर्स ने एमटीएनएल का टेलीफोन लगवाया है नहीं, सारे का सारी सेल तो हमने ना ओपन मार्केट से कर ली, तो 100% हमारा कंपटीशन की कमाई है, तो भी हमारे ऊपर बोनस अप्लाई हो गया, राइट? तो अब जितनी बातें आपने अभी तक बोनस की पढ़ी, वो सभी बातें अपनी अपनी हेडिंग्स के अंदर थी। वो सभी एक रेस्ट्रिक्टेड टॉपिक्स थे कि जो हेडिंग थी उसको हमने नीचे एक्सप्लेन करा। ये मिसलेनियस पॉइंट्स दोस्तों बस ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो किसी हेडिंग में पुट नहीं करे जा पाए, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं। मिसलेनियस पॉइंट खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, बार बार देखें, बार बार सुने, अच्छी बात है। एक रीडिंग आपको मेरी बुक की जरूर लगानी चाहिए। जब चैप्टर पूरा पढ़ लें आप, तो बोनस के चैप्टर के नीचे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसमें मॉक टेस्ट पेपर के, रिविजनरी टेस्ट पेपर के, पास्ट एग्जामिनेशन के और स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हैं। तो वंस यू फिनिश द वीडियो, देन यू शुड गो डायरेक्टली टू द बुक और उसके क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे तो ना कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाएगा। मार्केट में नहीं मिलता सर, कुछ प्राइस देके कि कुछ किलो हमने कॉन्फिडेंस खरीद लिया, टैबलेट खा ली, बहुत अच्छा लगने लगा। आप ये वीडियो पूरी होने के बाद आप क्वेश्चन आंसर करिए और फिर आप मुझे मैसेजेस कर दीजिए, जो जो आपको डाउट्स हो वो हम सब डिस्कस कर लेंगे। पहला मिसलेनियस पॉइंट, स्टैब्लिशमेंट पब्लिक सेक्टर का भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है। अगर आपको याद हो तो अभी अभी हमने पब्लिक सेक्टर की बात खत्म करी। बैंकिंग कंपनी का मतलब होता है, अब ये जो डेफिनेशन जो है वो मैंने नहीं लिखी सर, द स्टडी मटेरियल हैज दिस डेफिनेशन एंड इट हैज कम इन एग्जाम, इसलिए हमने इसको इंक्लूड करा है। तो कोई आपसे पूछे बैंक किसे बोलते हैं, तो अपनी डेफिनेशन मत देना। बैंकिंग कंपनी मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनी अदर बैंक रजिस्टर्ड विद आरबीआई, कोऑपरेटिव बैंक एंड एनी अदर बैंक एज मे बी स्पेसिफाइड। तो वो एक ट्रू फॉल्स आ चुका है एक बार एग्जाम में कि वेदर कोऑपरेटिव बैंक इज अ बैंक, ऑब्वियसली यस इट इज अ बैंक। तीसरा देखिए, इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट पे बोनस इन द गिवन टाइम लिमिट, इट कैन बी रिकवर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू की हिंदी होती है दोस्तों लगान, मतलब लगान इज एन ओल्ड टैक्स। वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे कोई भारत सरकार का लगाया हुआ टैक्स ना पे करने पर रिकवरी के तरीके अपनाए जाते हैं, उसी प्रकार बोनस ना पे करने पर भी रिकवरी के तरीके अपनाए जाएंगे, राइट? पॉइंट नंबर 4 है, एम्प्लॉय को बोनस ना मिलने पर कंप्लेंट करना चाहिए एम्प्लॉयर के खिलाफ, लेकिन वो कंप्लेंट 1 साल में कर लेना चाहिए। 1 ईयर के अंदर अंदर कंप्लेंट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ नॉन पेमेंट।
दिस कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 more ईयर बाय लेबर कमिश्नर। मान लो वर्कर गया कमिश्नर साहब के पास और कहने लगा कि भाई मैं बोनस मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं कंप्लेंट नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आई कुड नॉट कम टू द कमिश्नर्स ऑफिस, लेकिन अब मैं आया हूं। तो अगर 1 साल में नहीं आ पाए तो और 1 साल आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अधिकतम 2 वर्ष। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इफ द अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आर ड्यूली ऑडिटेड। आपने ऑडिटिंग पढ़ी होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं, तो अगर किसी एम्प्लॉयर के बैलेंस शीट पहले से ऑडिटेड है तो उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते कि भाई वो एक्यूरेट है या नहीं है। क्या पता कंपनी ने जानबूझ के प्रॉफिट अपना कम दिखाया हो ताकि वर्कर्स को बोनस कम मिले। ये सभी एलिगेशंस बेकार हैं अगर ऑडिट हो चुका है। इफ द अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आर ड्यूली ऑडिटेड, इट इज एक्चुअली इट्स एक्यूरेसी कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय वर्कर्स और लेबर यूनियन, राइट। पॉइंट नंबर 6, यहां लिखा है कि हर एम्प्लॉयर जिसके ऊपर भी बोनस एक्ट अप्लाई होता है, उनको नीचे दिए गए 3 रजिस्टर बनाने होते हैं। एक फॉर्म ए, फॉर्म बी और फॉर्म सी। ये तीनों रजिस्टर आपके मैचिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में, वहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में काम आएंगे। एक एलोकेबल सरप्लस, आपको याद है पीछे एक टॉपिक छोड़ा था हमने, अभी जब ये खत्म हो जाएगा तो आप उसे सुनिएगा। एलोकेबल सरप्लस, अवेलेबल सरप्लस, सेट ऑन सेट ऑफ करके एक टॉपिक है। तो जो एलोकेबल सरप्लस कैलकुलेट होता है वो कहां होगा, फॉर्म ए में लिखेंगे। सेट ऑन सेट ऑफ का मतलब है जैसे इस साल आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आपने रोक के रख लिए, अगले साल की डेफिशिएंसी इस साल के सरप्लस से एडजस्ट कर ली, उसका एक रजिस्टर आपको रखना होगा। और एक रजिस्टर है बोनस पेबल, पेड एंड एडवांस नहीं है दोस्तों, ये एरियर से जो बोनस पे करना चाहिए था, जो पे किया और जो बैलेंस बच गया। अगला पॉइंट है, एम्प्लॉयर को हर साल एक एनुअल रिटर्न भरना है। यह एनुअल रिटर्न दोस्तों इनकम टैक्स का या जीएसटी का नहीं है। एम्प्लॉयर मस्ट फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म डी। याद होगा एबीसी तो रजिस्टर्स में चला गया, ऊपर अभी जो आपने सुना, फॉर्म डी हर साल भरना होता है। लेकिन पता है ईयर डजंट मीन फाइनेंशियल ईयर, ईयर मीन्स कैलेंडर ईयर इन केस ऑफ लेबर लॉ। लेबर लॉ का सारा हिसाब किताब दोस्तों अप्रैल टू मार्च नहीं चलता, जनवरी टू दिसंबर चलता है। तो जनवरी टू दिसंबर में दिसंबर आने पर 1 महीना मिलेगा आपको। 1 फेब से पहले आपको एनुअल रिटर्न भरना है, विच शैल बी अपलोडेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। अब ये आखिरी पॉइंट है दोस्तों बोनस के चैप्टर का। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ बोनस, जो मैक्सिमम फाइन है वो 1000 रुपए है और मैक्सिमम जेल जो है वो 6 मंथ्स है। वैसे आपको बताऊं, पनिशमेंट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एलिजिबिलिटी, अप्लीकेबिलिटी और वो जो कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट था 7000 और 21000, वो आप अच्छे से देखें। बस इसके बाद सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए एंड यू विल बी डन विद द बोनस, राइट। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, आज हम क्वेश्चंस करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के चैप्टर की वीडियो आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो करिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, तो उन क्वेश्चन को सुनते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ आपने टॉपिक पढ़ा था और आपके रजिस्टर में वो नोट्स बने हुए होंगे, तो उनको आसानी से आप कर पाएंगे। सिर्फ जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उनको एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ खास समझने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वही टॉपिक आप अपने चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं। तो प्लीज अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप चैप्टर की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2019 की एमटीपी में था ये। कैल्सन लिमिटेड के पास 2 यूनिट्स है, एक दिल्ली में और एक मुंबई में। हर यूनिट अपना बैलेंस शीट और पी&एल अकाउंट अलग अलग बनाते हैं। दिल्ली यूनिट को लॉस हो रहा है, इसलिए बोनस उन्होंने नहीं पे किया। आपको बताना है कि क्या ये यूनिट बोनस मांग सकती है, क्योंकि वो लॉस हो रहा है और एक को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वर्कर्स चाहेंगे ये कहना कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। वर्कर्स ये कहेंगे कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप अलग अलग पी&एल अकाउंट और अलग अलग बैलेंस शीट बनाते हो। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे लिए सारी यूनिट्स और सारी डिपार्टमेंट्स एक ही हैं। तो जब एक यूनिट में बोनस मिल रहा है तो दूसरी में क्यों नहीं मिल रहा? तो एम्प्लॉइज तो ये मांगना चाहेंगे, राइट सर। लेकिन आपको ये बताऊं, आप रूल सुनिए
ऑल द टू यूनिट शैल बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट्स, क्योंकि दोनों अलग अलग बैलेंस शीट P&L बनाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि बोनस तो वैसे भी देना है। आपको पता होगा कि अगर किसी साल लॉस भी है तो भी बोनस तो कंपलसरी है, इस साल ना सही तो अगले साल देना है। तो एम्प्लॉय का ये कहना कि दोनों यूनिट को एक मानो, ये तो गलत है। लेकिन हाँ, तब भी मिनिमम बोनस के लिए तो वो एंटाइटल्ड होंगे ही। दूसरा क्वेश्चन, एम्प्लॉय कौन होता है? तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन आपको बतानी है पेमेंट ऑफ बोनस के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3, आपको वो सर्कमस्टांसेस बतानी है जिसमें एक एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसे बोनस प्राप्त नहीं होता। तो आपको बताना है किन सिचुएशन में ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय को बोनस प्राप्त नहीं होता। चौथा क्वेश्चन देखिए, केस स्टडी वाला है, ये अच्छा है। राहुल एक कंपनी के मालिक हैं। ही इज इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग बोनस। फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग बोनस, मिस्टर राहुल वुड लाइक टू नो हाउ द ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एंड व्हाट आर द अवेलेबल डिडक्शंस फ्रॉम इट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और उनमें क्या क्या चीजें डिडक्ट की जाती हैं जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट के कम हो जाने पर वो उसमें से बोनस देने की उनकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि उनका सरप्लस कानूनन रूप से कम हो जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। अगला प्रश्न है एमटीपी जून 2017 का 5वां प्रश्न है, व्हाट प्रोसीजर शैल एन एम्प्लॉय अडॉप्ट फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ बोनस ड्यू टू हिम। मतलब अगर एक एम्प्लॉय को बोनस प्राप्त नहीं हुआ तो वो किस प्रकार से बोनस का पैसा रिकवर करेगा, इस बात का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, नरेट द सर्कमस्टांसेस विच डिस्क्वालीफाई एन एम्प्लॉय टू रिसीव बोनस। यहां पर भी वही रूल है दोस्तों कि अगर एक एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिलता तो किन किन कारणों से नहीं मिलता, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी रिपीटेड है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको याद दिलाऊं, केल्सन लिमिटेड की 2 यूनिट्स हैं, दिल्ली और मुंबई। दोनों अलग अलग बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनाते हैं। एक यूनिट को लॉस हो रहा है, दूसरी को प्रॉफिट। तो आपको याद होगा कि यूनिट तो अलग अलग ही मानी जाएंगी क्योंकि वो P&L बैलेंस शीट अलग बनाते हैं, उनका सरप्लस अलग अलग कैलकुलेट होता है। लेकिन एक में लॉस हो तब भी उसे बोनस तो मिनिमम देना ही देना है। उसके बाद देखिए जून 17 के एग्जाम में क्वेश्चन है, प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। तो लगभग एक जैसे क्वेश्चन आपको मिले। आइए 10वां क्वेश्चन देखें। एक कंपनी की 3 यूनिट्स हैं, 3 अलग अलग जगहों पर है। हर कंपनी अलग अलग बैलेंस शीट और P&L बनाती है। एक को लॉस हो रहा है। आपको याद आया जैसे दिल्ली और मुंबई वाला क्वेश्चन था जिसमें 2 यूनिट थी, इसमें 3 यूनिट है। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों सेम है लगभग। वाह, वेरी नाइस। ये क्वेश्चन आप देखिए, बहुत आपको देखने से लंबा सा लग रहा होगा, लेकिन आप ये याद रखिए कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स टॉप नॉच क्लियर है, तो कभी कोई क्वेश्चन आपको डरा नहीं पाएगा। आप ये याद रखिए कि प्रश्न कभी बड़ा नहीं होता दोस्तों, आप बड़े होते हैं। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। अंबे टेक्सटाइल लिमिटेड के पास 20 वर्कर हैं दोस्तों। कितने वर्कर? 20। उनमें 20 फुल टाइम है और 5 पार्ट टाइम है, तो 25 वर्कर हो गए। आपको याद दिला दूं कि कुल वर्कर्स की संख्या जो हमारे पास बोनस के लिए मिनिमम होनी चाहिए वो 20 होनी चाहिए, यहां तो 25 है, तो बोनस एक्ट लग गया। और सभी की सैलरी 21,000 रुपए से कम है। आपको यह भी याद दिला दूं कि अगर 21,000 रुपए से ज्यादा सैलरी होती है तो बोनस नहीं मिलता, लेकिन अगर 21,000 रुपए तक सैलरी है तो आप बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग 28 दिन का सर्विस, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, 30 दिन भी पूरे नहीं हुए, सिर्फ 28 दिन पूरे करने के बाद 10 फुल टाइम लोगों ने अपने इस्तीफे जमा कर दिए और कंपनी की सर्विस छोड़ दी। इन 10 लोगों को तो बोनस नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने 30 दिन की सर्विस पूरी नहीं करी, लेकिन जो बाकी वर्कर वहां बच गए उनको तो बोनस मिलेगा ही मिलेगा। भाई याद करो 25 थे, उसमें से 10 छोड़ के चले गए, 15 बचे, तो वो कंपनी देखना पक्का इस क्वेश्चन में आ गई, ये कहेगी कि अब तो 15 हो गए, अब तो 20 से कम रह गए, अब हम बोनस क्यों दें, हम किसी को बोनस नहीं देते। तो देखो जो 10 वर्कर छोड़ के चले गए 28 दिन बाद, उनको तो मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी 15 है उनको देना तो कंपलसरी पड़ेगा। देखो भाई, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी डिसाइडेड नॉट टू गिव द बोनस टू एम्प्लॉय हु रिजाइन। चलो इनको तो ठीक है।
and to the remaining full time, remaining part time. Against the decision, all employees applied to the authority. सभी एम्प्लॉय अपना रिलीफ मांगने चले गए. तो देखो भाई ऐसा है कि सभी एम्प्लॉय को तो रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन जितने एम्प्लॉय वहां रिमेनिंग रह गए उनको जरूर मिलेगा. जो एम्प्लॉय रिलीव कर गए, छोड़ गए, बिना 30 दिन पूरे करे, उन्हें तो कोई बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन बचे हुए को जरूर मिलेगा. ध्यान से देखें आप. डिसाइड स्टेटिंग द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वेदर द एम्प्लॉय हु रिजाइन द रिमेनिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम विल गेट रिलीफ. तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं. रिजाइन वालों को रिलीफ नहीं मिलेगा, रिमेनिंग फुल टाइम वालों को यस मिलेगा, और रिमेनिंग पार्ट टाइम वालों को भी मिलेगा. अगला क्वेश्चन है रिविजनरी क्वेश्चन, जून 2018 में था ये. नूतन टेक्सटाइल लिमिटेड की 3 यूनिट है. वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों कि अलग अलग यूनिट है, उन अलग अलग P&L अकाउंट बनाते हैं. एक यूनिट को लॉस हो गया, दूसरी को प्रॉफिट है, तो जहां लॉस हो गया वहां बोनस नहीं दिया गया. आपको बताना है नहीं भाई बोनस तो देना ही है. अब है टेक्सटाइल लिमिटेड के पास 20 फुल टाइम, 5 पार्ट टाइम. याद आया? अभी तो करा है, जिसमें से 10 फुल टाइम छोड़ के चले गए थे. वर्कबुक के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. वर्कबुक का पहला क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ बोनस की एप्लीकेबिलिटी बताइए. कहां बोनस का कानून अप्लाई होता है और कहां अप्लाई नहीं होता. व्हाट आर द डिस्क्वालिफाइंग सिचुएशंस फ्रॉम रिसीविंग बोनस. कौन कौन सी सिचुएशन है जिनमें एक वर्कर का बोनस डिस्क्वालीफाई हो जाता है, हम उसे बोनस नहीं पे करते. अब डिस्कस द प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ बोनस. किन किन सिचुएशन में बोनस को पे नहीं करा जाता. रिकवरी ऑफ बोनस मतलब, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि बोनस वर्कर को पे नहीं हुआ तो वो रिकवर कैसे करेगा. अब स्कैनर के क्वेश्चन. स्कैनर के क्वेश्चन आपको याद होगा कि स्कैनर में बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन होते हैं और वो सब बढ़िया प्रश्न है. आपको A to Z प्रश्न करने चाहिए. आपको ऐसे नहीं छाटना है कि जून 17 के बाद का क्वेश्चन है तो हम करेंगे और पहले का है तो नहीं करेंगे. चलो भाई, राइट शॉर्ट नोट ऑन. देखो भाई 4 नंबर का शॉर्ट नोट है, अवेलेबल सरप्लस और एलोकेबल सरप्लस. आपको याद दिलाऊं, पहले प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट में से निकलता है अवेलेबल सरप्लस और अवेलेबल में से निकलता है एलोकेबल सरप्लस. दिसंबर 2008 का क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर का. देखो वो कहते हैं हर एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड टू बोनस. हर कर्मचारी को बोनस प्राप्त होगा. हाँ या ना बताओ. नो. कुछ शर्तें हैं दोस्तों, वो पूरी करोगे तो बोनस मिलेगा. 2 नंबर का क्वेश्चन है. कमेंट किस बात पर. डिसमिस्ड एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल्ड टू बोनस. एक एम्प्लॉय को ना निकाल दिया गया, तो आप याद रखिए कि अगर वेजेस के साथ निकाला गया तो बोनस भी पे होगा, अगर वेजेस नहीं पे हुई तो बोनस नहीं पे होगा. बड़ा क्लियर कट रूल है. फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, जून 2009 में. क्या कोई समय सीमा होती है पेमेंट ऑफ बोनस की. हाँ भाई होती है, जनरली 8 महीने, और अगर कोई केस चल रहा हो तो केस खत्म होने के 1 महीने के अंदर. ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है. फिर देखिए आप 2 नंबर का एक और क्वेश्चन. एक डिसमिस्ड एम्प्लॉय जिसको दोबारा रीइंस्टेटेड मतलब काम पर दोबारा रख लिया गया विदाउट वेजेस, उसको बोनस मिलेगा. बताओ. हाँ, जब वेजेस नहीं दी गई तो बोनस दे दो. नहीं ना, हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिसमिसल के समय वेजेस पे हुई तो बोनस भी पे होगा, और अगर वेजेस पे नहीं हुई तो बोनस भी पे नहीं होगा. यहां क्या लिखा है, विदाउट वेजेस, तो फिर नो बोनस. अंडर पेमेंट. 2 दिसंबर 11 का क्वेश्चन देखो. अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, नंबर ऑफ डेज एक्चुअली वर्कड इज वन ऑफ द कंडीशन एंड देयरफॉर स्टेट द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग डेज. वो एक्चुअली ऐसा है कि एक साल में 30 दिन कम से कम आना होता है वर्कर को, तभी बोनस मिलता है. तो जब तुम उस 30 दिनों को कैलकुलेट करते हो ना, तो उन 30 दिनों में कौन कौन से दिन कैलकुलेट होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, ये आपको दिखाना है. जैसे एक वर्कर छुट्टी पे था लेकिन उसकी सैलरी नहीं कटी, तो वो वाला दिन ना ऐड होगा अटेंडेंस में. तो हर वो दिन जो पेड था, चाहे वो हॉलिडे क्यों ना हो, वो दिन ऐड होगा, और बाकी दिन जो अनपेड थे वो ऐड नहीं होंगे. अब देखो भाई, जून 2012 में क्वेश्चन है 2 नंबर का. बहुत नुकसान हुआ एबीसी लिमिटेड को 11-12 में, उसने बोनस पे नहीं करा. कहना जी ऐसा नहीं हो सकता, मिनिमम तो देना ही पड़ेगा. आज मत दो, 1 साल बाद दे देना, 2 साल बाद दे देना, 3 साल बाद दे देना. 4 साल का समय होता है. 4 साल के अंदर अंदर बोनस देना कंपलसरी. आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं दोस्तों. दिसंबर 14 का सवाल है, देखिए 3 नंबर का.
फैक्ट्री के वर्कर को लमसम बोनस दिया गया ईद के समय में, ईद वाले दिन, जबकि कानूनन कोई कंपलसरी नहीं है कि त्योहार पर आप बोनस देंगे, लेकिन दिया गया। बाद में जब स्टैट्यूटरी मतलब लीगल वाला बोनस ड्यू हुआ तो एम्प्लॉयर चाहता है वो जो फेस्टिवल पे मैंने बोनस दिया था, ईद पे जो पैसे दिए थे, वो ईदी मैं काट लूं। मतलब कितना गंदा एम्प्लॉयर, सोचो। ईद पर जब कानूनन कंपलसरी पैसे देना नहीं था तब तो दे दिए, और जो कानूनन पैसे कंपलसरी देना है वो काटना चाहता है। तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ दोस्तों, हो तो सकता है। आपने ना डिडक्शन का टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें यही लिखा था कि अगर कोई बोनस ऐसा है जो नहीं देना था और वो दिया है, तो जो देना है वो हम काट सकते हैं। चलो जून 2015 का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक वर्कर रंगे हाथों पकड़ा गया चोरी करते हुए और 4 दिन के लिए उसे निकाल दिया गया, तब तक इंक्वायरी चलेगी। क्या उसे बोनस मिलेगा? भाई अगर सैलरी दी है तो बोनस मिलेगा, वैसे तो उसने चोरी करी है, उसे बोनस नहीं मिलना चाहिए। जून 2016 का प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। सवाल सुनिए कि एक एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिला तो अब वो रिकवरी कैसे करेगा। और 7 नंबर जैसा कोई लंबा आंसर नहीं है उसका, वो 2-4 लाइनों में पूरा हो जाएगा। आप ध्यान से रीड करिएगा। दिसंबर 16 में क्वेश्चन है, देखो दोस्तों 5 नंबर का। एक्सप्लेन द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉय इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो नॉर्मल तो 8 महीने में बोनस पे होता है, और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जब वो कोर्ट केस का फैसला आएगा तो उसके 1 महीने में बोनस पे होता है। जून 2017 का क्वेश्चन देखो 5 नंबर का। बार बार एक क्वेश्चन है रिकवरी ऑफ बोनस, और आप ध्यान नहीं दे रहे। दिसंबर 2012 का प्रश्न देखो 2 नंबर का। अभी आपको याद होगा एक क्वेश्चन में ईद पे बोनस पे हुआ था, अब होली पे बोनस पे हो रहा है। एक वर्कर को होली पर 500 रुपए दिए गए, हर वर्कर को दिए गए सॉरी, और एम्प्लॉयर ने क्या करा, मिनिमम बोनस जब पे करा लॉ के हिसाब से ना, तो होली वाले वो 500 रुपए काट लिए। तो बताओ सही करा कि गलत करा? सही करा। कानूनन मतलब देखने से वो खराब लगता है लेकिन कानूनन ठीक है। 30वां क्वेश्चन देखें, 2 नंबर का क्वेश्चन है जून 2013 में। मिस्टर ई सुपरवाइजर है, उनकी सैलरी 6450 है। उन्होंने 1 फरवरी 2013 को ज्वाइन करा और 28 फरवरी 2013 को छोड़ दिया। कैसी आफत आई थी ना इसे छोड़ने की। 28 दिन काम करके छोड़ दिया। काश ये दोस्तों 30 दिन काम करके छोड़ता तो बोनस मिलता। अब इसने खाली 28 दिन काम करके छोड़ दिया तो इसे बोनस नहीं मिलेगा। His employer paid bonus at 10% to all eligible employees. Mr. E is entitled. No, Mr. E is not entitled. 2 नंबर का क्वेश्चन है सर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का, एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कलकत्ता में है, कोलकाता में है चलो, और उसकी ब्रांच है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। कंपनी ने क्या करा, हेड ऑफिस के वर्कर्स को तो बोनस दिया, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई को नहीं दिया। नहीं दोस्तों, सबको देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी की एक बैलेंस शीट बनती है, वो एक यूनिट है। जून 2014 में 4 नंबर के, एक नंबर के मतलब 4 क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं, थोड़े थोड़े एक लाइन का क्वेश्चन है। पहले पढ़ते हैं कहानी क्या है। शर्मा जी एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं। उनकी सैलरी एक्चुअली 7,000 रुपए प्रति महीना है। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में ही वॉज ऑन 1 मंथ लीव विद सैलरी, विद सैलरी, विद सैलरी, विद सैलरी। उनके एम्प्लॉयर ने मिनिमम बोनस डिक्लेयर करा। तो पहला प्रश्न है, व्हाट शैल बी द सैलरी दैट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। 7,000 रुपए, और क्या हो गया? ठीक सर, ये 21,000 है। 21,000, 7,000 रुपए पर ही बोनस कैलकुलेट होगा। दूसरा, व्हाट शैल बी द टोटल बोनस पेबल टू हिम इन दैट अकाउंटिंग ईयर। अब कोई बोनस का रेट थोड़ी दिया हुआ है, वो तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर एक एम्प्लॉय की बोनस कैलकुलेट करो तो 7,000 पे मिनिमम बोनस कैलकुलेट कर दो, 8.33% ऑफ 7,000 और ₹100 पर मंथ, विच एवर इज हायर। ये जो कैलकुलेशन है ना दोस्तों, 3,500 रुपए पर मंथ, ये 3,500 पे मत निकालना बोनस, अब लिमिट चेंज हो गई, ये 7,000 रुपए पे निकालना। उसके बाद क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द कंपनी सफर लॉसेस। कोई फर्क ही नहीं पड़ता जी, लॉस हो प्रॉफिट हो, बोनस तो देना ही पड़ेगा। इज बोनस पेबल टू हिम इफ ही वाज इलीगली टर्मिनेटेड। क्या उसे गलत तरीके से निकाले जाने पर बोनस के लिए एलिजिबल है? हाँ, अगर उसे आप गलत तरीके से निकालेंगे तो एलिजिबल होगा। इलीगल ऑर्डर से उसे कैसे हटा दोगे आप? 33 क्वेश्चन,
2 नंबर का, एक वर्कशॉप में 50 वर्कर थे, उनमें एक सुपरवाइजर था, उनकी सैलरी 9,000 रुपए थी, बोनस सबको मिला, उसी को नहीं दिया गया। ये कहा गया कि तू तो सुपरवाइजर है, तू वर्कर थोड़ी, तुझे बोनस नहीं मिलेगा। तो इससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि आप सुपरवाइजर हैं, कि आप सुपीरियर हैं, कि जूनियर हैं, कि सीनियर हैं, कि आप सीईओ, कि आप प्यून हैं। अगर आपकी सैलरी 21,000 तक है और आपने 30 दिन काम कर लिया, आपने बोनस की कंडीशन पूरी कर दी, तो आप हो गए एलिजिबल बोनस के लिए। तो बताइए क्या एचआरडी का एक्शन सही है? जी नहीं, एचआरडी का एक्शन गलत है। एचआरडी समझ गए? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जून 2018 में क्वेश्चन आया 5 नंबर का, ये आपको आता है अच्छे से। दिल्ली और मुंबई की 2 अलग अलग यूनिट हैं, दोनों का पीएनएल अकाउंट अलग अलग है, ठीक है। वाह, क्वेश्चन पूरे हो गए। सर आप ना मेरी बात ये अच्छे से समझना कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कमी लगे, आपको न समझ आ रहा हो, बहुत बार पढ़ने पर कोई कंफ्यूजन हो रही हो, कोई रूल आपको पढ़ने पर अच्छा गलत को जो आपको महसूस हो रहा हो और कॉन्फिडेंस की कमी आए आपको किसी क्वेश्चन में, आप मुझसे संपर्क करें कि भाई ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, व्हाट टू डू अबाउट इट। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।